स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में। इस सीरीज में हम चिकित्सकों और चिकित्सा से जुड़े लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं और उनके कार्यों के बारे में जानते हैं। पिछली बार हमने जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से टीकाकरण के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर तमकुही राज, जो कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहाँ की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्पिता श्रीवास्तव। नमस्ते मैडम। नमस्ते। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इन केंद्रों को पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के नाम से जाना जाता था और अब इन्हें आरोग्यम परम धनम, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसके आदर्श वाक्य के साथ नया रूप दिया गया है। ये केंद्र मरीजों को उनके घर के पास ही चिकित्सा परामर्श और उपचार उपलब्ध कराते हैं, जिससे बड़े सरकारी अस्पतालों पर दबाव कम होता है। मैडम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपने विषय में दर्शकों को कुछ जानकारी दें। तो नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैं डॉक्टर अर्पिता श्रीवास्तव अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर तमकुही राज में मेडिकल ऑफिसर के पद पे हूँ और मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर से हुई है और MBBS की पढ़ाई मैंने अपनी कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर मणिपाल यूनिवर्सिटी से पूरी की है। मैडम, जवाहर नवोदय विद्यालय का आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जवाहर नवोदय विद्यालय का मेरे जीवन में बहुत महत्व है। पहले मैं ये बता दूं कि ये विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, जिसके फाउंडर हमारे फॉर्मर प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे हैं और ये पूर्णतः आवासीय विद्यालय है। 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक का रहता है। कुछ तो एंट्रेंस एग्जाम भी इसका होता है। हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हर साल इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एक डिस्ट्रिक्ट से 40 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं उस एग्ज़ाम के थ्रू और वो फिर उनको मतलब एडमिट करते हैं स्कूल में। वहाँ पे हॉस्टल में सारे बच्चे रहते हैं और उसके साथ साथ मतलब पूरी दिनचर्या उनकी जो होती है वो एक साथ ही होती है। तो वहाँ से हमें डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट ये सब सीखने को मिलता है, क्योंकि मॉर्निंग PT से लेके इवनिंग के डिनर तक सारी चीज़ें वहाँ फिक्स टाइम पे होती हैं, हॉस्टल की तरह, जैसे बोर्डिंग स्कूल रहता है वैसे। जी। वहाँ पे फीस मैडम बहुत कम रहती होगी। फीस वहाँ पे पूरी पढ़ाई और साथ साथ में रहने का खाने का सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसके साथ ही वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी रहते हैं, तो एक अच्छी मेंटरशिप भी मिलती है। तो बहुत सारे वहाँ के छात्र हैं जो टीचर लाइन में भी जाते हैं। कितने लोग मेडिकल फील्ड में जाते हैं। जी हाँ। कोई IAS और IPS भी बनते हैं। जी। तो सफलता के लिए बहुत ही अच्छा स्कूल है। हाँ जी, बिल्कुल सफलता के लिए बहुत अच्छा स्कूल है और साथ ही जो विद्यार्थी वहाँ से पढ़ के बाहर निकल चुका है तो वो हमेशा बहुत ही आभारी रहता है उस विद्यालय का। और इस तरह से एक बड़ा एलुमनाई नेटवर्क है उस स्कूल का। और अब नए पे जब से 1-2 साल से स्टार्ट किया गया, हर साल एलुमनाई मीट भी होता है। तो जो भी लोग अच्छे पद पे पहुंच चुके हैं उनके एक्सपीरियंस से जो हमारे छोटे भाई बहन जो अभी नवोदय में पढ़ रहे हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो क्या ये नहीं होता कि मतलब हम एक प्रकार के वातावरण में हम रह रहे हैं एक स्कूल में, जब वहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहरी स्कूलों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या कठिनाइयाँ नहीं होती वहाँ पे एडजस्ट करने में? जी, कठिनाइयाँ बिल्कुल आती हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। एक बच्चा जब घर में रहता है तो उसके माँ बाप उसका डिसीजन लेते हैं, बट जब वो वहाँ हॉस्टल में रहता है तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो होती है, एक तरह से जो लाइफ स्किल्स कहते हैं, वो ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और एक जो सोशल एक्सपोजर होता है वो आप लगभग 300 लोगों के बीच रह रहे हैं, वो भी आपका ज़्यादा हो जाता है। तो जब आप वहाँ से बाहर निकलते हैं तो कठिनाइयाँ तो बिल्कुल सामने आती हैं, बट आपके अंदर उस कठिनाइयों को पार करने की, उनसे लड़ने की पूरी क्षमता रहती है कि आपको किस समय क्या डिसीजन लेना है। भी नए छात्र हैं जो 10वीं में है, 11वीं में या 12वीं में है, इन्हें अगर मेडिकल प्रोफेशन में आना है डॉक्टर के रूप में या फिर लैब टेक्नीशियन है, OT टेक्नीशियन है,
फार्मासिस्ट हैं या नर्स हैं, तो आप इनके लिए क्या सलाह देंगी? किस प्रकार से तैयारी करें और किस प्रकार से निर्णय लें कि इस फील्ड में आना इनके लिए सही है या फिर कठिनाइयों से भरा हुआ है? तो ऐसे बच्चे जो मेडिकल एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये सुझाव दूंगी कि वो अपने आसपास के जो भी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट है, जिस तरीके के भी हॉस्पिटल हैं, वो हॉस्पिटल्स विजिट करें और वहाँ के सारे स्टाफ, डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट जो भी हैं, उनसे बात करें, उनका अनुभव जानें और फिर वो अपना डिसीजन लें कि वो इस तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए भविष्य में तैयार है या नहीं। साथ साथ एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए तमाम ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी कोचिंग सेंटर या जो भी है वो चूज कर सकते हैं। वहाँ जाके बात करें उन लोगों से, तो ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि क्या हर फील्ड में जाने के पहले अगर कोई पायलट बनना चाहता है तो क्या पायलट से मिलना जरूरी है? इंजीनियर बनना चाहता है तो क्या इंजीनियर से मिलना जरूरी है? क्या हर फील्ड में जाने के लिए वहाँ के लोगों से बात करना जरूरी है, या आप सोचते हैं कि मेडिकल फील्ड में ही कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिन्हें देख के ही समझ में आएगा या बातचीत करके ही समझ में आएगा? मुझे लगता है कि मेडिकल फील्ड, स्पेशली मेडिकल फील्ड में ही ऐसे चैलेंजेज हैं कि ऐसे जब मरीज की तरह जाते हैं हम, तो हमें लगता है कि हम ठीक हों और हॉस्पिटल से बाहर चले जाएं। बट एज ए डॉक्टर जब हम हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो हमें वहाँ स्टे करना होता है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ रहना होता है और हमारे सामने जो भी इंसान या जो भी मरीज अपनी समस्या लेके आ रहा है उसको भी हमें पूरी तरह से संतुष्ट करके भेजना होता है। तो मेडिकल में चैलेंजेस हैं, इसलिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है किताबी समझ से। जो पढ़ाई आपने की है, तैयारी की है मेडिकल प्रोफेशन में आने के लिए, वो कितनी कठिन रहती है और क्या बार बार प्रयास करते रहना चाहिए? 2 बार 3 बार नहीं हो तो भी उसके पीछे जाना चाहिए, या फिर अगर 2 या 3 बार नहीं हो तो किसी और विकल्प पे चले जाना चाहिए? नो डाउट मेडिकल की प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और धीरे धीरे मेडिकल एस्पिरेंट्स भी बढ़ रहे हैं। नियरली लास्ट ईयर 25 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया है। तो मेरे हिसाब से 2 से 3 अटेम्प्ट काफ़ी है। उसके बाद आपको, अगर आप सक्षम हैं तो प्राइवेट चूज कर सकते हैं, और अगर सक्षम नहीं है तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ चूज कर लेनी चाहिए जो आप कर सकते हैं इजीली मेडिकल में, क्योंकि यहाँ भीड़ जो है वो MBBS के पीछे भाग रही है। बट आप और भी तरीक़ों से आप सेवा कर सकते हैं लोगों की। अगर आप डेंटल फील्ड में जाते हैं या फिर आप नर्सिंग फील्ड में जाते हैं या आप हेल्थ केयर कंपनी जो है उसमें जाते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। और ये एक्सपीरियंस डॉक्टर बनने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर अकेला डॉक्टर नहीं बन सकता, उसके पास एक टीम होती है जो काफ़ी सारे चिकित्सा क्षेत्र के लोगों से मिलके बनती है। मैडम, मणिपाल यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, उस विषय में आपका अनुभव कैसा रहा, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने MBBS कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर मणिपाल यूनिवर्सिटी से किया है, तो वहाँ मैंने जो ये एक बात बोली वो मैंने वहाँ सीखा कि मेरा भी एक्सपोजर सबसे पहला अस्पताल का वहीं पे था, वेनलॉक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कि मेडिकल की जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ आप पेशे के लिए नहीं कर सकते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो आपको अच्छे से निभानी होती है। तो हमारा एक्सपोजर सेकेंड ईयर से ही हॉस्पिटल में रहता है। हम हॉस्पिटल्स में जाते थे, पेशेंट इंटरेक्शन होता था, केस प्रेजेंटेशंस होते थे। तो ऐसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करके ऑपरेशन थिएटर विजिट करना, सर्जरीज असिस्ट करना, और मेंटरशिप काफ़ी अच्छी है वहाँ की। जो इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर श्रीराम भट्ट, डॉक्टर अर्चित बुलोर, जिनकी किताबें भी हम पढ़ते हैं, तो उनके अंडर, उनके गाइडेंस में सीखना एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात भी थी और एक सही दिशा भी थी। वहाँ एक ये प्लस पॉइंट था कि क्लिनिकल जो नॉलेज होता है, कि वहाँ हम घर में बैठ के किताबें नहीं पढ़ते थे, हम वार्ड्स में और पोस्टिंग्स में बैठ के पढ़ते थे और साथ ही साथ अप्लाई भी करते थे। तो क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। और वेनलॉक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे पेशेंट लोड अच्छा है, तो लर्निंग के लिए और एक्सपोजर जो मेडिकल का है उसके लिए भी हमें मतलब काफ़ी वहाँ से हेल्प मिली। साथ ही साथ वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, तो हमने ये डिफरेंस एक देखा कि जो
मेडिकल की जो चिकित्सा है वो आप चाहे वहाँ गवर्नमेंट में कराओ वेनलॉक में या प्राइवेट में कराओ, आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा वहाँ पे। हर जगह पेशेंट केयर काफ़ी अच्छे से दोनों ही जगह बहुत अच्छे से की जाती है। तमकुही राज में आप आई हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और आपने पहले शहरी क्षेत्र में भी कार्य किया है, दोनों में कैसा अंतर नजर आता है आपको? तो शहरी क्षेत्र जो है वहाँ पे हमें उतनी ज़्यादा काउंसलिंग नहीं करनी पड़ती है। सबसे पहला अंतर तो बीमारियों के पैटर्न में है कि वहाँ लाइफस्टाइल डिजीजेज ज़्यादा हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिलेटेड इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीजेज ज़्यादा है। दूसरा ये है कि शहरी क्षेत्रों में लोग अवेयर होते हैं, एक डॉक्टर की डिग्री से अवेयर होते हैं या अपनी बीमारियों से अवेयर होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा काउंसलिंग नहीं करनी पड़ती है, पेशेंट कंप्लायंस अच्छा होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डिग्री के बारे में कुछ नहीं पता होता है, और दूसरी ये भी चीज़ है कि उन्हें काउंसलिंग अच्छे से करनी होती है और कंप्लायंस नहीं होता है, उनका भरोसा नहीं होता है, वो अपने लोकल के लोगों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। काउंसलिंग के बारे में आप जो बता रहे हैं कि शहरी लोग रहते हैं, उनको जानकारी रहती है डिग्री की, उनको जानकारी रहती है बीमारियों की, इसलिए काउंसलिंग आसान है। लेकिन ये भी तो सवाल रहता है कि वो लोग गूगल पे सर्च करके आते हैं, यहाँ तक कि आजकल ग्रामीण लोग भी गूगल पे और एआई से पूछ के आते हैं। तो फिर आप वैसी काउंसलिंग को आप किस नज़रिए से देखती हैं? जी, ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे कीमती चीज़ होती है वो हमारा शरीर है। तो अगर जो लोग गूगल पे, चैट जीपीटी या एआई पे भरोसा कर रहे हैं तो उन्हें पूरी तरह से मतलब सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी पढ़ाई जिसमें एक डॉक्टर 10 साल 12 साल अपना निकाल दे रहा है और वो चैट जीपीटी या गूगल पे भरोसा करके अपना इलाज कर रहे हैं, तो कभी उससे गलती भी हो सकती है। तो इसके लिए मैं लोगों को सलाह देना चाहूँगी कि लाइव कंसल्टेशन करें, डॉक्टर से कंसल्टेशन करें और गूगल चैट जीपीटी पे भरोसा ना करें। तमकुही राज में आप एक चिकित्सा अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं, वहाँ की दिनचर्या के बारे में कुछ बताइए। तो मेरी दिनचर्या जो रहती है वो 9 बजे मेरा अस्पताल खुलता है और 4 बजे तक चलता है। तो 9 से 4 के बीच हम ओपीडी सेवाएं देते हैं, उसके साथ साथ कुछ मुफ्त जांचें भी देते हैं और मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं। ओपीडी का एवरेज 30 से 35 प्रतिदिन का रहता है। ओपीडी में मैं कोशिश करती हूँ कि हर मरीज को पूरा समय दूँ, उसकी पूरी बात सुनूँ और उसके साथ साथ जो भी उसकी बीमारी का कारण है या उसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं ये समझाऊँ। इवन मैंने सुना है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में एक कार्ड देते हैं जिस पे जो भी बीमारी है, जैसे एनीमिया ले लीजिए, तो एनीमिया से रिलेटेड सारा डिटेल लिखा रहता है। तो मैं वो कार्ड तो नहीं दे पाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें उनकी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दूँ। थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या आँख की रोशनी कम होना, ऐसी बीमारियां कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम होती हैं शहरी क्षेत्रों के मुकाबले। तो क्या सही में कम रहती हैं या ये कारण है कि वे लोग उसका अच्छे से जांच नहीं करवाते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता कि वो बीमारियां वहाँ पर हैं? तो इन दोनों बातों से मैं सहमत हूँ। लाइफस्टाइल डिजीजेज जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में कम पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी फिजिकली एक्टिव होते हैं, वो सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या में लगे होते हैं और खेतों में काम करते हैं। तो शुगर बहुत लोगों का जो मैं जांच करती हूँ, एजेड लोगों का भी तो वो शुगर नहीं आता है उन्हें। और दूसरी ये भी चीज़ है कि बहुत लोग अस्पताल तक पहुँच नहीं पाते हैं और जांच नहीं करा पाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां डायग्नोज भी नहीं होती हैं। तो ये दोनों ही रीज़न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी बीमारियां नहीं देखी जाती हैं। तमकुही राज ही आपने क्यों चुना? तो तमकुही राज मेरा होम टाउन है और साथ ही साथ इसकी प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से भी मिली है। तो यहाँ मैं बचपन से रही हूँ, तो यहाँ के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से मैं परिचित हूँ और मैंने यहाँ की सारे संघर्ष भी देखे हैं कि लोग बीमारियों पे तमकुही राज से कोशिश करते हैं कि हम बाहर चले जाएं, कसियाँ चले जाएं, गोरखपुर चले जाएं, ऐसे। तो मुझे लगता है कि यहाँ लोगों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है अभी, और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि लोगों का भरोसा बढ़े तमकुही राज के हेल्थ सिस्टम पे भी, कि यहाँ पे भी हम एक सही इलाज पा सकते हैं। मैडम, आपके सेंटर पर कौन कौन सी जांचें उपलब्ध हैं, दवाइयाँ कौन कौन सी उपलब्ध हैं और क्या भर्ती की भी सुविधा उपलब्ध है? तो भर्ती की सुविधा हमारे यहाँ डे केयर में उपलब्ध है कि हम पूरे दिन के लिए 9 to 5 एडमिट कर सकते हैं,
इसके अलावा दवाइयाँ हमारे यहाँ 70-80 कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिसमें बुखार की दवा जैसे पैरासीटामोल, खांसी की दवा है एम्ब्रोक्सोल, कफ सिरप, लिवोसिट्रिजिन। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हैं, एमोक्सिसिलिन, क्लेवोनेट और एजिथ्रोमाइसिन, सल्फेक्सिम और नॉरफ्लॉक्सासिन। फिर एंटी फंगल मेडिसिन उपलब्ध हैं जैसे फ्लुकोनाजोल और कीटोकोनाजोल और ये फ्लुकोनाजोल ऑइंटमेंट। इसके अलावा एटोरवाइस्टेटिन, फिर बीटा ब्लॉकर मेटोप्रोलॉल, इस तरह करके कई सारी बेसिक जो दवाएं होती हैं उनकी उपलब्धि है हमारे अस्पताल में। और जांचें जो हैं वो 10-12 रैपिड किट टेस्ट वाली जांचें उपलब्ध हैं, जिनमें से अभी जो हम सुविधाएं दे रहे हैं उसमें मलेरिया की जांच होती है वहाँ, हीमोग्लोबिन और शुगर, ये सब टेस्ट हम वहाँ पे अवेलेबल रखते हैं। और बीपी मैं खुद जांच करती हूँ मरीजों का। थायराइड की दवाएं, बीपी की, शुगर की, ये भी दवाएं रहती हैं? जी हाँ, बीपी शुगर की भी दवाएं रहती हैं। शुगर की दवाओं में मेटफॉर्मिन, ग्लिमेपिराइड रहता है। बीपी की दवाओं में एम्लोडिपिन, टेलमिसार्टन, ऐसी दवाएं। मरीजों की जो सच्ची कहानियां हैं उन्हें आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे कई लोग दिखाते हैं, जी तो उस विषय में आपका क्या कहना है? ये काफ़ी एक इंस्टाग्राम का अच्छा यूज़ है मेरे हिसाब से सोशल मीडिया का। जो लोग जागरूक नहीं होते हैं बीमारियों के प्रति, या बहुत लोग एक जैसे मिथ होता है कि सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ये मोटिवेशन का काम करता है जो सच्ची कहानियाँ शेयर की जाती हैं। साथ ही साथ वो पेशेंट जो भी अपनी कहानी साझा कर रहा है वो जहाँ का रहने वाला है, तो वहाँ के लोगों का भरोसा बढ़ता है, लोकल्स का भरोसा बढ़ता है। तो एक इमोशनल कनेक्शन भी उससे बनता है कि हाँ, ये अस्पताल सही है, ये मरीज सही हो गया तो चलो मैं भी चलता हूँ। एक वेब सीरीज भी आई थी अमेजॉन प्राइम पे, जिसमें हमने देखा था कि एक डॉक्टर है, वो जाता है पीएचसी पे, पीएचसी काम नहीं करती है जी। और फिर किस तरह से वहाँ पे संघर्ष करता है लोगों को आकर्षित करने के लिए कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आप आए, इलाज कराएं, पर लोग नहीं कराते। वहाँ के जो लोकल डॉक्टर रहते हैं उनसे ही वो इलाज कराते हैं। जी हाँ। तो क्या इस तरह का आपका भी कुछ अनुभव रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी समस्याएं आती हैं जब आप कहीं बाहर से पढ़ाई करके और एक ग्रामीण क्षेत्र में बैठते हैं, तो लोगों का भरोसा जीतने में समय लगता है। अभी मुझे वहाँ पे रहते हुए कुछ टाइम हो गया, तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे लोगों का है कि ये मेरा अस्पताल है, क्योंकि मैं उनसे उनके लोकल लैंग्वेज में बात करती हूँ, उनकी प्रॉब्लम सुनती हूँ। अगर कोई हंसी मजाक कर रहा है तो मैं हंसी मजाक करती हूँ। तो इलाज करने के पहले आपको बॉन्ड बनाना पड़ता है कि मैं आप लोगों में से ही एक हूँ। तो ये एक समस्या है। अगर आप बिल्कुल से कहीं बाहर से जाएंगे तो वो आप पे नहीं भरोसा करेंगे, जबकि अपने गांव के बीच के जो क्वैक्स होते हैं या जिनको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, वो उन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। महिलाएं और बच्चों के लिए आपके यहाँ क्या क्या प्रणाली उपलब्ध है? तो जैसा कि हम जानते हैं, महिलाएं और बच्चे जो हमारे एरिया के हैं वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होते हैं, तो उनके लिए हम ओपीडी सेवाएं तो रखते ही हैं। साथ ही साथ हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि अगर वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। महिलाओं में जैसे देखा जाता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जिनसे बहुत सारी महिलाएं अवेयर नहीं होती हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हाइजीन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और साथ ही साथ बच्चों में भी वैक्सीनेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, माल न्यूट्रिशन होता है। तो हम उन तक पहुंच के ये इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हमारा मानना है कि अगर महिलाएं एजुकेटेड रहेंगी तो वो बच्चों की परवरिश अच्छे से करेंगी, और बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, अगर हम बच्चों को शुरू से ही स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहेंगे तो हमारा भविष्य भी धीरे धीरे आगे सुधरता रहेगा। स्थानीय जो समुदाय है जी हाँ। उनमें किस प्रकार से जागरूकता बढ़ाई जा सकती है और क्या क्या कदम उठाते हैं आपके यहाँ पे? तो हमारे यहाँ एक वेलनेस कैलेंडर होता है, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे जो हेल्थ रिलेटेड डेज होते हैं, जैसे इंटरनेशनल योगा डे, ब्रेस्ट कैंसर वीक अभी था, ऐसे जो सारे एड्स डे होता है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ हैं कि इस दिन आप कुछ न कुछ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कीजिए
कैंप ऑर्गेनाइज कीजिए, कोई जैसे योगा है तो योगा ऑर्गेनाइज कीजिए। तो इस तरीके से हम हर वीक या डे को, जब भी ये ओकेजन्स होते हैं, तो हम उस दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करके लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं। जैसे योगा डे के दिन हमने काफ़ी सारे लोगों को योगा कराया साथ में, और योगा से होने वाले बेनिफिट्स बताया। ब्रेस्ट कैंसर वीक में हमने सबको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बताया कि सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं और कब आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है। और एक तरह से ये सोशल टैबू को भी हटाना है कि महिलाओं में एक संकोच होता है, तो वो सारी चीज़ें भी जब आप खुल के सामने से बात करते हैं तो महिलाएं भी जो होती हैं वो भी आपसे एक बॉन्ड बना लेती हैं, एक सिस्टर का तो कोई बेटी का, तो जब उनको प्रॉब्लम होती है तो वो आती है हमारे पास। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं इनका हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने में बहुत ही बड़ा रोल होता है। युवा डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में आने के लिए आप कैसे प्रोत्साहित करेंगी? ठीक, तो मेरा मानना है कि हर युवा डॉक्टर को अपना कुछ समय सर्विस का ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ 70% पॉपुलेशन ग्रामीण आबादी है। तो जब आप ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं तो आप वहाँ के लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, वहाँ की समस्याओं को समझ पाते हैं, वहाँ की बीमारियों को समझ पाते हैं, और ये आपके ओवरऑल मतलब पर्सनालिटी को और समझ को भी मजबूत बनाता है। क्योंकि वहाँ पे जो बीमारियाँ होती हैं वो प्राथमिक उपचार से ही बहुत सारी बीमारियाँ सही हो जाती हैं। तो जब हम इनिशियली ही किसी बीमारी को रोक देते हैं तो वो बीमारी गंभीर नहीं होती है और फिर शहरों तक वो बीमारी पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि हमारी ज़्यादा आबादी जो है वो गंभीर बीमारी को ही लेके शहर में जाती है। तो इसलिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों में युवा डॉक्टर की पोस्टिंग हो और बीमारियां पहले ही रुक जाएं तो इससे ओवरऑल हम अपने पूरे कंट्री में बीमारियों को मतलब कम कर सकते हैं। सबसे प्रेरक मरीज की कोई कहानी बताइए। तो ऐसे बहुत सारे मरीज हैं, बट उनमें से जो सबसे ज़्यादा मुझे जिनसे प्रेरणा मिली उनकी कहानी मैं बताती हूँ। मैं उनका नेम नहीं रिवील करूँगी, बट वो नियरली 85 इयर्स के पेशेंट हैं और वो आए मेरे पास और वो उन्होंने बताया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है और मुंह सूख रहा है। तो मैंने बेसिक उनका बीपी और शुगर टेस्ट किया। उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। मैंने पूछा उनसे कि बाबा आपका बीपी कभी चेक हुआ है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कभी नहीं चेक हुआ है। तो मैंने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, मैं चल के जा नहीं सकता हूँ वहाँ तक, और पैसे की भी कमी है तो मैं ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा नहीं ले सकता हूँ। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं एक सही जगह पे हूँ, जहाँ ऐसी जगह पे हूँ जहाँ लोगों को मेरी ज़रूरत है। तो उनकी इस कहानी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मैंने उन्हें बीपी की दवा दी और फिर 1 वीक बाद फॉलोअप के लिए बुलाया। उनका बीपी नॉर्मल था और उन्होंने खुद से रिव्यू दिया कि अब अच्छे से नींद आ रही है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पॉडकास्ट देखने वाले श्रोताओं के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगी? तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि जो बेसिक बीमारियां होती हैं वो अपने घर से ही शुरू होती हैं, खान पान से। तो उन्हें हम अगर सही रखें तो बहुत सारी बीमारियों को रोका जा सकता है। हेल्दी डाइट लें, एडिक्वेट अपना पानी पिएं, उसके साथ साथ रोज़ एक्सरसाइज करें और स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें छोड़ दें। 7 से 8 घंटे की नींद लें और उसके साथ ही जो आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, गूगल और चैट जीपीटी और एआई से पूछ के डॉक्टर के पास जाना, तो प्लीज़ इस ट्रेंड को फॉलो ना करें और अगर करते भी हो तो उसे छोड़ दें, क्योंकि आपका शरीर आपके पास सबसे कीमती चीज़ है और अगर आप उसको किसी गूगल या चैट जीपीटी से ट्रीट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही गलत डिसीजन है। एक डॉक्टर जो 10 साल 12 साल अपनी ज़िंदगी के दे देता है मेडिकल की पढ़ाई के लिए, उसके पास गूगल और चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो डॉक्टर के पास जाएं, अपने सिम्टम्स, अपनी बीमारियां बताएं और सही इलाज लें। थैंक यू। धन्यवाद मैडम, आप हमारे यहाँ आई और आपने हमारे श्रोताओं को इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। हम आपको बहुत ही धन्यवाद करते हैं और ये आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी अच्छे काम करते रहेंगे। थैंक यू।